नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं कम्युनिकेशन स्किल्स को लेके। कम्युनिकेशन स्किल्स को हम कई बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब होता है अपने आप को सबसे बेहतर तरीके से एक दूसरे के साथ शेयर करना, अपने आप को रिप्रेजेंट करना, या मैं आपसे कितनी अच्छी तरह से संवाद स्थापित कर सकता हूँ, इस संचार की कुशलता या इस कौशल को हम कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं। इस संचार का, इस कम्युनिकेशन का एक नया पैटर्न आजकल, या मुझे कहना चाहिए लगभग 2 दशक से सबसे ज़्यादा चलन में आ चुका है, जिसे हम कहते हैं ईमेल कन्वर्सेशन, या इसे आप इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्सेशन भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्सेशन वो तरह कम्युनिकेशन हो सकता है, पहले हम चिट्ठी या हाथ से एक चिट्ठी लगे आपको भेजा करते थे, लगभग वही जगह अब ईमेल कन्वर्सेशन ने ले चुकी है। देखिए, कम्युनिकेशन 2 तरह का होता है। एक कम्युनिकेशन जो उसी हॉरिजॉन्टल लेवल पे होता है। मान लीजिए आप लोग सब सहपाठी हैं, सब छात्र हैं, अगर आपको अपनी बात आपस में सबके साथ शेयर करनी है तो आप अपने ही मित्रों के साथ शेयर करते जाएंगे, ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन चलेगा, यानी उसी स्तर पे कम्युनिकेशन चल रहा है। इसमें आप किस तरह कम्युनिकेशन को ऑफिशियली ऑप्ट कर पाएंगे? आप व्हाट्सएप का यूज़ कर सकते हैं, आप फेसबुक का यूज़ कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में कोई ऐसा एप्लीकेशन जो फ्रेंडली है, जिसे हम सोशल मीडिया के तहत पढ़ाई कर सकते हैं माफ़ कीजिएगा, और ऐसा कोई कम्युनिकेशन जिसमें आप सभी लोग ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। लेकिन यदि इसी तरह का कम्युनिकेशन आपको हायर अथॉरिटी के साथ करना है, हायर अथॉरिटी यानी अगर आप लोग छात्रों के लेवल पे समझाओ तो आपके शिक्षक, उनके ऊपर हेड यानी एचओडी सर या डीन या वीसी या इस तरह की चेंजेस होती है, तो ये आपका ऊपर की तरफ यानी कि वर्टिकल कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगा। अब वर्टिकल कम्युनिकेशन और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के कुछ पहलू बदल जाते हैं। एक कम्युनिकेशन वो है जहां आप इनफॉर्मल हैं, आप अपने मित्र को आधिकारिक तौर पर चिट्ठी नहीं लिख के सीधा दोस्तों की तरह एक संदेश दे सकते हैं, जो भी आपका मैसेज आप कन्वे करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर वैसा सा ही कोई मैसेज आप ऊपर यानी कि वर्टिकल कम्युनिकेशन में भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए इस तरह का कम्युनिकेशन शायद सूट नहीं करेगा। यानी कि अपने बॉस को, सुपर बॉस को, कंपनी के वीसी को, अगर आप ऑफिशियल हैं तो इस तरह कम्युनिकेशन व्हाट्सएप पे चैट में नहीं, ईमेल के जरिए करते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? आधिकारिक कम्युनिकेशन, जिसे आप राइट डाउन भी कर सकते हैं यदि आप ऑफिशियल ईमेल आईडी का यूज़ कर रहे हैं। ऑफिशियल ईमेल आईडी का एक यूज़ वैसे भी होता है कि एक आधिकारिक दस्तावेज होता है जिसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। हालांकि इस तरह के प्रिंट आउट व्हाट्सएप पे भी निकाले जा सकते हैं, लेकिन आप उसे ऑफिशियल कम्युनिकेशन में कोट ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन ईमेल कम्युनिकेशन इज टोटली ऑफिशियल, यानी कि आधिकारिक ही है। ये पूरी तरह से पेपर पे होता है, ये अनऑफिशियल होता है, पूरी तरह ऑफिशियल होता है। इसकी भाषा भी अलग तरह से होती है। क्या भाषा होती है, क्या सावधानियाँ होती है, क्या सावधानियाँ हमारे को बरतनी चाहिए, इस सब के बारे में हम आज की क्लास में जानेंगे। तो सबसे पहले इस कम्युनिकेशन को वैसे समझते हैं, ईमेल कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट आपका जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन चल रहा है। और अगेन ये छात्र जीवन से लेके आपके व्यावसायिक जीवन तक लगातार सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इसे ऐसा समझते हैं कि अगर मुझे किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है तो मैं व्हाट्सएप पे तो उनको नहीं भेजूंगा कि यस हाई आई एम इंटरेस्टेड, नॉट ऑफिशियल। तो व्हाट आई एम सपोज टू डू, आई विल ऑफिशियली सेंड ए मेल दैट हाई आई गॉट टू नो अबाउट योर दिस वैकेंसी थ्रू दिस एडवर्टीजमेंट इन दिस न्यूज़पेपर, वाइट डायरी, ब्ला ब्ला ब्ला। इस तरह से हम सबसे पहले ऑफिशियली, जब हमने ज्वाइन भी नहीं किया, हम कल अप्लाई कर रहे हैं, वहीं से हमारा ईमेल कम्युनिकेशन शुरू हो चुका है, यानी हमारे आधिकारिक कार्यविधि का प्रक्रिया शुरू हो चुकी है यहाँ से। अभी मैं कंपनी का हिस्सा भी नहीं बनाऊँ, मैंने खाली ऐसी इच्छा जाहिर की है कि मैं आपकी कंपनी में या आपके कार्यक्षेत्र में काम करने के लिए इच्छुक हूँ। उसके बाद आपके एचआर से जो आपको सपोर्ट मिलेगा या जो भी रिस्पॉन्स आएगा, वो भी व्हाट्सएप पे नहीं आएगा, वो भी आपको ईमेल के जरिए ही होगा। हमेशा कहते हैं कि अगर आपने कहीं अप्लाई किया है तो अपनी ईमेल चेक करते रहिए बार बार। क्यों? क्योंकि उनका भी कोई भी जो कन्वर्सेशन आएगा, हो सकता है आउट ऑफ द बॉक्स जाके आपको फ़ोन कॉल कर सकते हैं कि आपका जो ये इंटरव्यू है हमने उस डेट को कंफर्म कर दिया है, और साथ में बताएंगे कि आपको इसके रिगार्डिंग ऑफर लेटर या कॉल लेटर या इस तरह का कोई भी संवाद पत्र आपको ईमेल के जरिए भेज दिया गया है। ईमेल हमने लास्ट अपनी क्लास में भेजा था कि हम जब अपने रिज्यूमे तैयार करते हैं तो उसमें ईमेल आईडी ज़रूर मेंशन करते हैं, लिंक्डइन आईडी भी यूज़ करते हैं। तो ईमेल किसी भी साइट का हो सकता है, याहू, जीमेल या और कोई हॉटमेल, या कई लोगों की अपनी अलग पर्सनल मेल भी होती है। इनमें से किसी भी मेल का आप उठा सकते हैं। इट इज़ नॉट अबाउट द कंपनी, व्हाट कंपनी आर गोइंग टू परस्यू फॉर, इट इज़ अबाउट द मेल थिंग। मेल मीन्स वो चिट्ठी, वो पत्र व्यवहार। जैसे कुछ समय पहले तक जब हम ईमेल की दुनिया में नहीं आए थे तो उस समय हमारे तक रजिस्टर्ड डाक से चिट्ठी आती थी।
आप अपने मित्रों को अपना पोस्ट कार्ड से भी भेज सकते थे, लेकिन अगर आपको ऑफिशियल से कुछ आता था तो रजिस्टर्ड डाक से आपको सूचित किया जाता था। अब उस रजिस्टर्ड डाक की जगह ईमेल ने ले ली। जैसे रजिस्टर्ड डाक का आपके घर पहुंचना ऑफिशियल होता था, उसका दर्ज किया जाता था, उसके दस्तावेज लिखे जाते थे, उसकी पूरी एंट्री की जाती थी। लगभग उसी तरह से आपको कितनी ईमेल की गई हैं, एक विषय पे आपको कोई मेमो इशू किया गया है, आपको कोई आधिकारिक ऑफर लेटर, कॉल लेटर, कोई सूचना दी गई है, छुट्टी का कोई आपका पत्र भेजा गया, वो सभी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आपको ईमेल के जरिए ही भेजी जाएंगी। आमतौर पर अगर आप जानते हैं किसी नई जगह आप ज्वाइन करते हो तो आमतौर पे वो लोग अपनी ही कंपनी के नाम से मिलता जुलता आपका ऑफिशियल ईमेल आईडी भी परस्यू कर देते हैं, क्योंकि आइंदा से उस कंपनी से रिलेटेड जो भी आपका कार्य क्षेत्र रहेगा, जो भी आपकी कम्युनिकेशन रहेगा, वो उस ईमेल के जरिए ही कंटिन्यू किया जाएगा। तो ईमेल का महत्व आधिकारिक है, आमतौर पे ऑफिशियल है। ऑफिशियल वर्किंग्स के लिए, ऑफिशियल वर्कआउट के लिए आमतौर पे हम ईमेल का यूज़ करते हैं। अब क्योंकि ये सब ऑफिशियल है, इसलिए हमारे को यहाँ संचार के एक अलग लेवल के कौशल की आवश्यकता पड़ेगी, एक अलग तरह की कम्युनिकेशन स्किल्स की आवश्यकता पड़ेगी। अब ये नई कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, इसको हम कैसे परस्यू कर सकते हैं, इसको हम कैसे कन्वे कर सकते हैं, और इस वाले कम्युनिकेशन में भी अपने आप को कैसे प्रूव कर सकते हैं, ये हम आज के इस टॉपिक में समझेंगे। तो ईमेल सबसे पहले आप ये समझ गए ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए। आमतौर पे आप अपने मित्रों को, अपने मम्मी पापा को, अपने भाई बहनों को ईमेल नहीं ही भेजते हैं, बहुत ही रेयर कंडीशन में आपने से देखा होगा। ठीक वैसे ही जैसे कंपनी आपको अगर कोई ऑफिशियल ईमेल भेजेगी तो व्हाट्सएप पे नहीं भेजेगी। तो इट इज़ ऑल अबाउट ऑफिशियल। अब क्योंकि ये ऑफिशियल है, इसमें ऑफिस की कैटेगरीज, ऑफिस का एक जो वर्किंग पॉलिसी है वो सब होती है, इसलिए ईमेल के एटिकेट्स भी इसका हिस्सा बन जाते हैं। एटिकेट्स यानी वो नैतिकता या वो व्यवहारिकता जो आपको ईमेल लिखते समय ध्यान में रखनी देनी चाहिए, क्योंकि ईमेल एक ऑफिशियल कन्वर्सेशन है, तो इसमें आप कुछ शॉर्ट फॉर्म्स या इस तरह की चीज़ों, इस तरह की भाषा का यूज़ नहीं कर सकते। जैसे हिंदी में असंसदीय शब्दावली और इंग्लिश में नॉन पार्लियामेंट्री बिहेवियर में काउंट किया जाता है, उस तरह की शब्दावली, उस तरह की भाषा का इस्तेमाल आप ईमेल में नहीं कर सकते हैं। जैसे आपने अगर कभी संसद की कार्रवाई, सदन की कार्रवाई देखी होगी, तो उसमें यदि आप मेरे विपक्ष में हैं तो भी आपको माननीय सांसद या माननीय विधायक कह के संबोधित करूंगा। यानी अगर हम आपके खिलाफ, आपकी मुखालफत भी कर रहे हैं तो भी हम आपको एक समुचित सम्मान दे रहे हैं। ठीक इसी तरह से ईमेल राइटिंग के दौरान भी हम अपने प्रतिनिधियों को या जिनको भी हम संबोधित कर रहे हैं उनको प्रॉपर वो रिस्पेक्ट, वो सम्मान दिया ही जाता है जिसके वो हकदार हैं, क्योंकि ये एक ऑफिशियल ईमेल है। तो आपने जो एक ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होती है, कौन कौन से एटिकेट्स इसमें फॉलो किए जाने चाहिए, उस सब के बारे में आज हम थोड़ा सा जानेंगे। तो सबसे पहले होता है डोंट बी रूड इन ईमेल्स। कई बार हम किसी पे गुस्सा हो सकते हैं। मान लीजिए हमारा किसी से ऑफिशियली, मान लेते हैं एक वकील का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, तो आमतौर पे वकालत में आपको पता है लाइफ एंड डेथ वाले क्वेश्चंस आमतौर पे सबसे ज़्यादा अदालत के अंदर होते हैं। आपका एक गलत डिसीजन आपका कैपिटल पनिशमेंट का रीज़न बन सकता है। तो अब ऐसे में कई बार बहुत जाहिर है कि आप अपने भावनाओं में बह के कुछ गुस्सा शो कर सकते हैं, लेकिन वो रूडनेस, वो जो हमारा एनवाइंगपन है, वो आपकी ईमेल में रिफ्लेक्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब ये किस तरह से हम इसे नोट करेंगे कि जब आपकी ईमेल की लैंग्वेज आएगी वो बिल्कुल प्रॉपर ही जाएगी। आपका जो अटैचमेंट लेटर होगा, जो ऑफिशियल होंगे, वो सब हम उनको हूबहू फॉलो करेंगे। What we need to do कि it is not supposed to be rude in emails, it is not supposed to be annoying। यानी कि आपका गुस्सा, आपकी भावनाएं, आप जिस भी तरह की भावनाएं रखते हैं, आपको वो ईमेल में रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए। एक दूसरा पार्ट, इंश्योर टू गेट ईमेल रेड। आपका जो ईमेल आपने भेजा है, आप ही की जिम्मेदारी कि वो ईमेल पढ़ा भी जाए। अभी थोड़ा सा दोहरी जिम्मेदारी आती है, मैंने किसी से आपको चिट्ठी लिखी है और मैं आप ही घर जाकर उसे पढ़वाऊँ, सुनने में थोड़ा सा बचकाना लगता है। लेकिन ईमेल में हम इतना तो नहीं करेंगे कि हम सच में जाके पढ़ाएं, लेकिन अगर कुछ ऑफिशियल ईमेल है जो कि ज़रूरी हो सकती है तो आप पहला ईमेल भेजेंगे। सेकंड, आप उसको एक बार क्रॉस कंफर्म करने के लिए कॉल कर सकते हैं कि आपको हमने मेल भेजा है। अगर आपने किसी को ज्वाइनिंग के लिए कोई लेटर भेजा है तो आप उसे कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं कि आपको एक लेटर भेजा गया है। यदि हो सके तो आप उस लेटर को कन्वे करें, उसको पढ़ सकें। तो ये कंफर्म करना आपका ही जिम्मेदारी रहती है। इसी तरह से ईमेल को पढ़ाने के लिए मान लीजिए मैंने आपको कोई ईमेल भेजा, अब शायद मेरे आपके व्यवहार इस तरह से नहीं है कि मैं आपको कॉल करके कर सकूं। कई बार हम चाहते भी नहीं है कि हमारा संवाद क्योंकि टूट चुका है इसलिए हम मेल भेजने की स्थिति में आ चुके हैं, ऐसे हालात हो सकते हैं। तो ऐसे में हम किस तरह से इंश्योर कर सकते हैं कि हमारी ईमेल पढ़ी जाए? देन वी हैव दिस फॉर्मूला, वी कॉल इट रिमाइंडर। मैंने आज आपको मेल भेजा है,
जिसमें मैंने आपकी किसी सवाल का जवाब दिया है, कोई समाधान मांगा है, या मैंने ऑफिशियली आपसे कोई क्वेश्चन का आंसर मांगा है। अभी तक मेरे को क्वेश्चन का आंसर नहीं आया और मैं आपसे निजी ताल्लुकात हमारे ऐसे नहीं है, हो सकता है हमारे जो हायरार्की है वो इसकी इजाज़त नहीं देगी मैं आपको आके आपसे फ़ोन करके पूछ सकूं कि आपने मेरा मेल पढ़ा है कि नहीं। तो ऐसे में हम रिमाइंडर्स का यूज़ कर सकते हैं। रिमाइंडर यानी मैंने आपको मेल भेजा है, मैं दूसरा मेल भेजूंगा, दैट विल बी जस्ट फॉलोड, पहले वाले मेल में ही होगा, उसको कंक्लूड करता होगा और उसमें रिमाइंडर लिखा जाएगा। अगर आप रिमाइंडर ज़्यादा भेजने वाले तो आप रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2 और फिर फाइनल रिमाइंडर भी भेज सकते हैं। रिमाइंडर का अर्थ ये होता है कि मैंने जो आपको मेल भेजा है, अगर आपने उसे नहीं पढ़ा तो मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ। ये हालांकि सुनने में थोड़ा अनइजी से लगता है कि रिमाइंड करा रहा हूँ, लेकिन ये बेसिकली ऑफिशियल चेतावनी के तौर पे कहा जाता है कि यदि मैंने आपको कोई, एक मिसाल के तौर पर अगर हमने आपको पुलिस स्टेशन में हाजिर होने का आदेश दिया है, अगर हमने पुलिस की तरफ से आपको ईमेल गया है और आपने उसे इग्नोर कर दिया है, तो आप रिमाइंडर 1 भेजेंगे कि आपको दोबारा से सूचित किया जाता है कि आप पुलिस स्टेशन में आकर हाजिर हों और अपना पक्ष रखें, आपके खिलाफ कोई ऐसा वाद प्रस्तुत किया गया है। अगर उस रिमाइंडर का आप रिप्लाई नहीं करते, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 3, उसके बाद फाइनल रिमाइंडर भेजेंगे। ये नहीं कि हम 1 से 10 तक रिमाइंडर भेजते जाएंगे, 3 रिमाइंडर्स के बाद हम फाइनल रिमाइंडर भेज सकते हैं। अगर उसके बाद भी हमारे को सामने की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आता है तो हम उनके खिलाफ कोई आधिकारिक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं और उसमें हमारे पास सबूत के तौर पे वो रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2, उसकी डेट, उसका टाइम, वो सारा ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन होगा। क्योंकि ऐसा कोई सूरत नहीं है कि अगर मैंने आपकी सही ईमेल आईडी पे कोई मेल भेजा है और आप उसे नहीं पढ़ पाए हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो इसे क्रॉस चेक करने का मेरे पास कोई तरीका नहीं है। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैंने मेल भेजा है, आपकी मेल आईडी सही है, तो आप उसे नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप इसे ये नहीं प्रूव कर सकते कि मैंने आपको मेल भेजा ही नहीं है। आपकी ईमेल आईडी इसमें लिखी आ रही है, तो जहाँ कहीं से भी आप कंप्यूटर सिस्टम से, साइबर कैफे से, मोबाइल से, कहीं से भी उस मेल को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप मेल को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, अगर कोई ऐसा ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है जिसका आप रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, तो ये आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, या मैं मान के चलूंगा कि आपने उसे जानबूझ के इग्नोर किया है। यू आर द वन हु इज गोइंग टू पे फॉर दिस पर्टिकुलर मिसबिहेविंग। इस लापरवाही के जिम्मेदार आप होंगे, खामियाजा आपको भुगतना करना पड़ेगा। इसलिए रिमाइंडर के जरिए हम इंश्योर कर देते हैं कि हमारा जो मेल हमने भेजा है उसे पढ़ा जाए। अच्छा, इसमें अनऑफिशियल बात कि आमतौर पे आपको सबसे ज़्यादा मेल किससे आते हैं? आपने कभी ध्यान दिया होगा ईमेल आईडी में, अगर आपने अभी भी ईमेल आईडी क्रिएट किया तो थोड़े दिनों बाद कुछ एक कंपनियां जो अपना शायद क्रेडिट कार्ड या कोई मार्केटिंग कंपनी या आपका हेल्थ चेकअप, यानी इस तरह की चीज़ों को नॉक करने के लिए आपको नॉक करना शुरू कर देंगे। यानी सबसे ज़्यादा हमारे पास मेल्स कहाँ से आते हैं? मार्केटिंग कंपनी से, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव से। मे भी वो बहुत बल्क में आते हो, मे भी उन्होंने एक बल्क का ग्रुप बना रखा हो कि जैसे कोई भी हमारे पास एक नोटिस आता है, कहीं से आपका ईमेल आया, और क्योंकि उनकी एक पॉलिसी ऐसी होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी रीच पहुंचानी है, इसलिए आपको बार बार मेल भेज सकते हैं। लेकिन क्योंकि वो कंपनी के प्रचार के लिए मेल हैं, रिमाइंडर या जो कुछ भी वो उसके ऊपर लिख दें, आप अगर उसे पढ़ें या ना पढ़ें, क्योंकि आप उनके क्लाइंट नहीं हैं, तो इसलिए वो आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि जो मार्केटिंग या विज्ञापन वाले जो मेल्स हैं, ये आपके जानकारी के लिए हो सकते हैं, एक विज्ञापन का हिस्सा हो सकता है, लेकिन आपके खिलाफ इनसे कुछ ऐसा साबित नहीं किया सकता कि आपको सूचना दी गई थी टाइप्स। तो ये खाली विज्ञापन का हिस्सा है, इसको आप उतना लाइटली दे सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके ऑफिशियल व्हाट्सएप, आपके ऑफिस से, आपके एचआर से या आपके बॉस की तरफ से अगर कोई मेल आता है, जाहिर है आप उसे इग्नोर नहीं कर पाएंगे, वो आपके लिए करियर में संकट का कारण बन सकता है। तो मेल को रीड करना आपकी जिम्मेदारी होती है। अगर आपके 3-4 रिमाइंडर हो गए और आपने उसे अभी भी इग्नोर कर रहे हैं किसी कारण से, अगर आप अपने ईमेल को रोज एक्सेस नहीं करते हैं, तो आपके व्यावहारिक जीवन के लिए, आपके ऑफिशियल लाइफ के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए एक संकट का कारण बन सकता है। तो यदि हो सके तो समय समय पर अपनी ऑफिशियल ईमेल आईडी को चेक करते रहें, क्योंकि वरना आपके किसी भी ऑफिशियल स्टाफ के खिलाफ ही उनके पास ये तत्व रहेगा, ये एक मजबूत वाला हिस्सा रहेगा कि हमने कई बार उनको मेल भेजा, ये रिप्लाई ही नहीं करते, और रिमाइंडर भेजा जा चुके हैं, रिमाइंडर, फाइनल रिमाइंडर भेजा जा चुका है, आपने अभी भी उसको तवज्जो नहीं दी है, तो ये आपका नेग्लिजेंस में आएगा, आपकी तरफ से लापरवाही का हिस्सा माना जा सकता है। तो इसलिए ईमेल करना, ईमेल पढ़ना, ईमेल पढ़ाना, रिमाइंडर भेजना, ये सब ईमेल के ऑफिशियल एटिकेट्स का हिस्सा होते हैं। अब बात आता है कि जब हम ईमेल लिखना शुरू करते हैं तो हम ईमेल कैसे लिखते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि सबसे ज़्यादा ईमेल्स आपको कहाँ से आते हैं? मार्केटिंग कंपनीज से। अब थोड़ी देर के लिए अपने आप को उस मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव या उस मार्केटिंग ऑफिशियल की तरह उसकी सीट पर रख के सोचिए कि आपकी अगर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी ही है
या आपको कुछ सेल करनी है जिसके लिए आपके पास फ़ोन कॉल या कोई और माध्यम नहीं है, आप ईमेल के ज़रिए आपको जिम्मेदारी दी गई है कि आपको अपना जो भी प्रोडक्ट है, जो भी आपकी सर्विस है, जो भी कुछ है, उसके बारे में आपको ईमेल के ज़रिए ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अप्रोच करना है। तो ऐसा कौन सा तरीका हो सकता है, किस तरह से आप सबसे ज़्यादा इफेक्टिवली एक अपना ईमेल ड्राफ्ट कर सकते हो जिसको आप माने कि उसकी रीडेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको अप्रोच करेंगे। आप कैसे सुनिश्चित करेंगे? उसके लिए आपको बहुत सारे ट्रिक्स अपनाने पड़ सकती हैं। सबसे पहले तो अपनी ईमेल को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएंगे। आपका जो हेडिंग होगा, जो शीर्षक होगा, जो सब्जेक्ट लाइन होगी, ये आपका वो मूलभूत तत्व है जो आपका पूरा ईमेल को रेक्टिफाई कर देता है, उसको रेखांकित कर देता है। इससे पता चलता है कि ईमेल अच्छा है, बुरा है, आपके काम का है, आपके काम का नहीं है। अब इस सब्जेक्ट लाइन आखिर है क्या, तो पहले इसी को समझते हैं। सब्जेक्ट लाइन का मतलब विषय वस्तु। अगर मुझे आपसे कोई काम है, अगर मेरे को आपसे कोई काम निकालना है या मैं आपको कोई सूचना देना चाहता हूं, तो एग्जैक्टली वो सूचना क्या है, अगर उसमें 3 या 2 शब्दों में स्पष्टता बता सकूं तो उन 2-3 शब्दों को हम सब्जेक्ट लाइन के तौर पे समझेंगे। क्या होंगी ये सब्जेक्ट लाइन? हो सकता है कि फॉर द पोस्ट ऑफ दिस 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 वैकेंसी, या फॉर एडिटर, या फॉर द पोस्ट ऑफ एडिटर। अब इस तरह के 2-3 शब्द से आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये जो ईमेल है ये खाली एडिटर की पोस्ट पे है, या प्रोड्यूसर की पोस्ट पे है, या राइटर की पोस्ट पे है, न्यूज़ एंकर की पोस्ट पे है, जो भी XYZ। इस तरह जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो अगर सब्जेक्ट लाइन में डायरेक्ट पोस्ट का ही नाम लिख दें तो 2-3 शब्दों में, बहुत ही न्यूनतम शब्दों में आपने अपना मंतव्य ईमेल पढ़ने वाले के सामने स्पष्ट कर दिया। आमतौर पे HR को भी इसी तरह के सब्जेक्ट लाइन समझ में आएंगी। बनस्पत इसके अगर आप पूरी 2-3 लाइनों में समझाएं सब्जेक्ट लाइन में कि आई गॉट टू नो अबाउट दिस इंफॉर्मेशन ऑफ दिस वैकेंसी एंड आई वांट टू, इस तरह का अगर आप पूरा सब्जेक्ट लाइन भर देंगे तो आप पढ़े जाने से पहले ही रिजेक्ट होने का मार्क तय कर रहे हैं। तो बेटर है कि सब्जेक्ट लाइन बहुत ही क्लियर, बहुत साफ स्पष्ट शब्दों में, बिल्कुल मूलभूत उद्देश्य के साथ जब आप अपना सब्जेक्ट लाइन ड्राफ्ट करेंगे तो आपका ईमेल पहला टेस्ट पास कर जाएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट लाइन इज द थिंग जो आपके इस ईमेल को पढ़े जाने योग्य बना सकता है। पढ़े जाने योग्य से अर्थ कि आपने जो मेल भेजा है उसको पढ़ा जाए, उसके लिए क्या आपने सबसे बुनियादी चीज चुनी है, उसमें सब्जेक्ट लाइन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। तो इसलिए सब्जेक्ट लाइन के लिए 2-3 चीजें, सबसे पहले वो साफ और सुस्पष्ट होगा, उसमें आपका मंतव्य बिल्कुल क्लियर होगा, 2 ही 3 शब्दों में होगा। बहुत ज़्यादा लंबी लाइन नहीं चाहिए हमारे को, बहुत लंबी कहानी नहीं लिखनी है। हो सके तो सब्जेक्ट लाइन का चुनाव बिल्कुल साफ तरीके से करें। अगर आपको छुट्टी के लिए चाहिए तो छुट्टी के आवेदन के लिए प्रार्थना पत्र, अगर आपने 4-5 शब्द लिखे, आप उस चिट्ठी को पढ़े बिना बता सकते हैं कि एग्जैक्टली जो आपका एप्लीकेंट है जिसने आपको ये चिट्ठी लिखी है वो आपसे क्या चाहता है। क्लियर हो गया? इसी तरह से सब्जेक्ट लाइन विल क्लियर वट एवर इज योर इंटेंशन फॉर एंड थ्रू दिस ईमेल राइटिंग। ईमेल राइटिंग में सब्जेक्ट लाइन से आपका मंतव्य बिल्कुल पानी की तरह साफ और स्पष्ट हो जाना चाहिए। ठीक, तो सब्जेक्ट लाइन को हम कैसे क्लियर करेंगे? जो भी आपका सब्जेक्ट लाइन हो, ईमेल में जब हम रेसिपेंट का नाम लिखते हैं कि यानी मेरे को किस किस को ईमेल पढ़ाना है, हम उनका नाम क्लियर करेंगे, उसके ठीक नीचे हम सब्जेक्ट लाइन को मेंशन करेंगे। अच्छा, सब्जेक्ट लाइन जब आपने मैंने भी बात का जिस चीज़ को आप भेजेंगे, आपने कभी कभी एक वर्ड पढ़ा होगा कि जब हम किसी का नाम लिखते हैं, मान लीजिए मैंने आपको भेजा है, मेरे 3 मित्र हैं या 3 ऑफिशियल्स हैं जिनको मैं भेज रहा हूँ, संजय, अहमद, अकरम, ऐसे 3 नाम हैं। मैंने @ उनकी पूरी ईमेल आईडी लिख ली है। एक चीज़ और, जब हम ईमेल आईडी में हम किसी को सेलेक्ट करें, मान लीजिए संजय, कोई हम एग्जांपल लेते हैं, संजय सिंह करके कोई नाम है, उनकी ईमेल आईडी पूरी है। आमतौर पे आप जब उनका नाम लिख रहे हैं तो अगर आप उनका पूरी ईमेल आईडी लिखने के बाद क्रॉस चेक कर लें, क्योंकि अगर उस नाम का सच में कोई पार्टिसिपेंट होगा तो पार्टिसिपेंट का नाम और उसकी ईमेल आईडी अलग से मेंशन हो जाएगी। अगर वो ईमेल आईडी मेंशन नहीं हो सकती तो आप निश्चित रहें कि वो ईमेल आईडी सही नहीं है, क्योंकि बहुत बार आपने पढ़ा होगा, आपने कोई ईमेल भेजा, व्हाट्सएप पे मतलब कुछ ही सेकंड्स में आपके पास रिप्लाई आ गया मेल का और लिखा हुआ होगा एड्रेस नॉट फाउंड। ये कब होता है? जब आपने ईमेल आईडी उस व्यक्ति की जिसको आप ईमेल सेंड कर रहे हैं उनका नाम सुनिश्चित नहीं किया था। आपने अपने रिज्यूमे में अपने ईमेल लिखते हुए एक बहुत ही छोटी सी गलती की, उनके नाम की स्पेलिंग में ई का यू कर दिया, या ऐसा कोई बहुत माइन्यूट सी गलती की जो पढ़ने में भी नहीं आई, लेकिन आपके पास साथ साथ रिप्लाई में क्या है? एड्रेस नॉट फाउंड। अब अगर आप उस ईमेल को, उस ट्रेल मेल को दोबारा भेज भी देंगे और उसमें पूरा ऊपर वाला पार्ट लिखा हुआ है कि एड्रेस नॉट फाउंड, तो अगर मेरे पास आपने आवेदन किया है तो मेरे पास क्या संदेश जाएगा
इस व्यक्ति को तो ईमेल लिखना भी नहीं आता, इस व्यक्ति को तो ईमेल में अपना एड्रेस लिखना ठीक से नहीं आता, यानी पहला ही इंप्रेशन शुरू होने से पहले आपने खराब कर दिया। जाहिर है फर्स्ट इंप्रेशन इज और कैन बी द लास्ट इंप्रेशन, सो लेट्स नॉट गो फॉर दैट पार्ट। तो कोशिश करें कि जब आप ईमेल लिख रहे हैं तो अपना पहला इंप्रेशन हम थोड़ा सा ठीक बना सकें, जिसके लिए जो आप जिसको भेज रहे हैं उसका ईमेल आईडी हम बिल्कुल सही लिखें। सही लिखने के बाद यदि उसका आइकन वो सेलेक्टेड, कई बार लोगों की ईमेल आईडी पर उनका फोटो वगैरह बना होता है, वो फोटो आपको सिर्फ तब दिखता है जब उनकी इस नाम की स्पेलिंग और उनकी ईमेल आईडी आपने बिल्कुल सही लिखी होगी। अगर आपने ईमेल लिखने में थोड़ी भी गलती की होगी तो उनका फोटो बना हुआ आ ही नहीं सकता, उनके नाम की कोई ईमेल आईडी शो ही नहीं होगी। तो उनकी ईमेल आईडी सिर्फ तब शो हो सकती है, सिर्फ उस स्थिति में शो हो सकती है जब उनके नाम की ईमेल आईडी फाउंड कर ली गई है, तब उनका फोटो बना सकता है, उनका आइकन। अगर फोटो नहीं लगाया तो उनका बड़ा सा जीरो बना के उनकी पूरी ईमेल आईडी प्रॉपर क्रॉस चेक हो जाएगी एट द नेम ऑफ पार्टिसिपेंट। तो जो रिसिपेंट के जो नाम आते हैं उनको आप थोड़ा सा ध्यान से देंगे तो आपको पहला सफलता का टिक वहां लग जाएगा। दूसरी चीज होती है कि आप, मैं एक बार फिर से रिपीट करा दूं कि अनऑफिशियल कन्वर्सेशन के लिए ही ईमेल का हम यूज करते हैं। अब अगर मैं अपने आप मित्रों से बात करेंगे तो आप बोल सकते हो हाय कैसे हो, लेकिन क्या आप यही बात अपने बॉस को बोल सकते हो? जाहिर है नहीं। तो उनसे जैसे कि आप अपने बॉस से हाय के बात नहीं कर सकते, इसलिए हाय हे चेक दिस आउट, इस तरह की छोटी बातें या इस तरह के बिल्कुल डायरेक्ट कन्वर्सेशन हम अपने इन वो ऊपर जाने वाले यानी ऊर्ध्वगामी जो हमारा कन्वर्सेशन रहेगा आरोहण कन्वर्सेशन में नहीं रखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम किस तरह करेंगे, हम प्रॉपर लिखेंगे टू, या अगर हम जानते हैं तो सीधा टू मैम, रेस्पेक्टेड सर। अगर हम थोड़े क्लोज हैं तो हम डियर सर भी लिख सकते हैं, डियर मैम लिख सकते हैं, यानी कि हमारे को सम्मान सूचक शब्द के साथ, या तो हमारे को एक सम्मान सूचक शब्द के साथ इस कन्वर्सेशन को शुरू करना होगा। हाय हे चेक दिस आउट, इस टाइप की टर्मिनोलॉजीज को, इस तरह की शब्दावली को हम ईमेल की शुरुआत में यूज नहीं करेंगे, खासतौर पे जब हम वर्टिकल कम्युनिकेशन के लेवल पे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन में हम इन तरह के शब्दों से परहेज करेंगे। और साथ में हमारे को एक बेटर सब्जेक्ट लाइन की भी आवश्यकता पड़ेगी। बेटर सब्जेक्ट लाइन डिसाइड्स वेदर योर एप्लीकेशन इज गोइंग टू बी रेट और नॉट। अगर आपने किसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है और आपने सब्जेक्ट लाइन में ही कोई मिस्टेक कर दी है तो पढ़ जाने से पहले अपना कैंडिडेचर आपने खुद ही सुसाइड कर लिया। तो ट्राई टू अवॉइड दैट। एक चीज़ और, जैसे कि आप जानते हैं कि आपने व्हाट्सएप पे आजकल एक सुविधा आ गई है कि आपने कोई मैसेज भेजा, आपको 2 घंटे बाद, 2 दिन बाद, जब तक वो पढ़ाने गया आपको ध्यान आया कि शिट आपने कुछ गलती कर दी है, तो आप उसे डिलीट कर सकते हैं। ईमेल में आपको डिलीट करने की सुविधा आपके हैंड से नहीं मिलती है। तो ईमेल का, जैसे कि हम कहते हैं ना कि जब बच्चा थोड़ी बड़ी क्लास में आता तो उसे पेंसिल की जगह पेन दिया जाता है क्योंकि अब उसकी गलतियां माफ़ नहीं की जाएंगी। लगभग वैसा सा ही कुछ कन्वर्सेशन ये है कि ईमेल अगर आपने भेज दिया है तो जैसे कमान से छूटा हुआ तीर वापस नहीं आ सकता, ऐसे ईमेल कहीं भी डिलीट नहीं की जा सकती है। ईमेल लिखते हुए आपको ध्यान देना पड़ेगा। ईमेल जब लिख रहे हैं तो आप इस तरह की समस्या से बचेंगे। दूसरा, ईमेल लिखते हुए अगर आप स्पेशली सब्जेक्ट लाइन पे रहते हैं तो इंक्लूड ऑल द रिलेटेड इंफॉर्मेशन। रिक्वायर्ड जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो सब आप सब्जेक्ट लाइन में मेंशन करेंगे। आपकी सब्जेक्ट लाइन, जैसे मैंने कहा कि जो आपकी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है कि आप एग्जैक्टली ईमेल किस लिए लिख रहे हैं, कैसे बताएंगे, वो सब रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन सारी ही आ जानी चाहिए। टू मच और टू लेस इज हार्मफुल। अगर आपने बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट लाइन में कहानी लिख दी या बहुत ही छोटा लिखा, सीधा अगर आपने सपोज करिए मैं एक पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ एट एनी न्यूज़ चैनल एट द पोस्ट ऑफ डिप्टी न्यूज़ एडिटर, अगर मेरी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ और मैंने क्वेश्चन लिखा सीधा DNE, ये 3 शब्द लिख दिए, फुल फॉर्म निकाल लो डिप्टी न्यूज़ एडिटर। अगर मैंने ऐसा 3 शब्द लिख के काम चलाने की कोशिश की क्योंकि वो बहुत छोटा है, उससे मंतव्य स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो वो अनहार्मफुल हो जाएगा या फिर मेरी रीडेबिलिटी खत्म हो जाएगी। HR शायद मेरी इस एप्लीकेशन को पढ़ेगा भी नहीं। कि जिस व्यक्ति को सब्जेक्ट लाइन लिखनी नहीं आती उसे हम डिप्टी न्यूज़ एडिटर जैसी कीमती पोस्ट कैसे दे सकते हैं, बहुत सीधा सा सवाल है। तो वो समस्या आपके साथ भी रहेगी कि अपनी सब्जेक्ट लाइन को हम थोड़ा सा गंभीरता से चयन करेंगे, थोड़ा सेंसिबली यूज़ करेंगे और उसमें ऐसी किसी गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी जिसे हम सुधार ना सकें, इसलिए हो सके तो इसको अवॉइड भी किया जाएगा। अब ईमेल जब हम भेजते हैं, आमतौर पर ज़रूरी है कि ईमेल का जो हमारा कंटेंट बॉक्स है जिसमें हम लिखते हैं हाय सर प्लीज़ फाइंड द अटैचमेंट, तो यहीं अगर आप पूरी कहानी, पूरा जो आपका संक्षिप्त में विवरण है वो सब अगर आप ईमेल में लिखना शुरू कर देंगे तो आप अपने ही खिलाफ एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो बेटर है कि अगर आपको कोई लेटर भेजना है, कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, कुछ भी ऐसा है, तो उसे आप अटैचमेंट फाइल में भेजेंगे।
अब अटैचमेंट का सीन क्या होता है कि आपने कोई ईमेल भेजी, आमतौर पे हम लिख देते हैं, अगर हमने पूरा संदेश लिखा कि हेलो सर दिस मेल इज इन दिस रिगार्ड, आपने पहले सब्जेक्ट लाइन पहले क्लियर कर ही दिए, सब्जेक्ट लाइन में आपने पूरा मेंशन कर दिया कि आपकी ईमेल किस रिगार्डिंग है, उसमें क्या मंतव्य है, आप क्यों भेज रहे हो। साथ में जब हम ईमेल भेज देते हैं तो ये चीज़ आप मेंशन करेंगे कि प्लीज़ फाइंड द अटैचमेंट। अब प्लीज़ फाइंड द अटैचमेंट का मीनिंग क्या होता है, आपने जो ईमेल भेजा है साथ में आपने संलग्न प्रपत्र भेजे हैं। संलग्न प्रपत्र का मतलब होगा कि हमने अगर कोई एप्लीकेशन भेजी है, मान लीजिए मेरे को 3 दिन का अवकाश चाहिए, तो उस अवकाश के लिए मैंने हाथ से एक पूरी चिट्ठी लिखी है या टाइप की है या फिर वर्ड पैड फॉर्मेट पर क्रिएट की है, और उस फाइल जिसको मैंने बहुत ही ढंग से पूरा तैयार किया है उसका सारा कंटेंट ईमेल पे कॉपी पेस्ट करने की जगह, ईमेल पे फॉरवर्ड करने की जगह बेटर है उस फाइल का अटैचमेंट यहाँ ईमेल पे लगा दूँ। ऐसे ही अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंटेशन भेजना है तो इंस्पाइट ऑफ की ईमेल की कंटेंट बॉक्स में आप सारा ईमेल लिखें, बेटर होगा कि आप यहाँ पर कंटेंट को अटैचमेंट के जरिए अगर भेजेंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है, और लगभग यही ऑफिशियल रिवाज भी है, रवायत भी है। तो इसलिए जो कुछ भी आपको ऑनलाइन कंटेंट भेजना है सब कुछ हम अटैचमेंट में भेजेंगे, पहला चीज़। अच्छा, कई बार होता है कि हमने एक भेजा, आपको कोई रिमाइंडर भेजा, कोई आपको एप्लीकेशन भेजी, जैसे मैंने अभी कहा था कि आपको उसे पढ़वाना भी होगा, हम रिमाइंडर 1 2 भी भेज सकते हैं। तो अगर हम रिमाइंडर भेज रहे हैं तो उसमें अटैचमेंट बार बार भेजना गैर ज़रूरी है, आपकी वैल्यू खुद आप कम कर रहे हैं। अगर मैंने आपको अपना बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है, मैंने आपको बायोडाटा भेजा है, अब व्हाट्सएप पे तो कई बार होता है कि आपने बायोडाटा भेजा दोबारा वो डिलीट हो गया, लेकिन ईमेल में एक बार अगर कंटेंट चला गया तो वो कंटेंट वहाँ रहता हमेशा के लिए लगभग। तो इसी तरह से अगर आपने एक बार मैंने आपको रेज्यूमे फॉरवर्ड कर दिया, एक बार बायोडाटा भेज दिया, एक बार मैंने आपसे गुजारिश की कि आप मेरे इस कैंडिडेचर पे एक्सेप्ट करें या मेरी एप्लीकेशन पे या मेरी लीव एप्लीकेशन पे, व्हाट्सएवर इज द कंटेंट, ऐसे में अटैचमेंट को दोबारा भेजना आपका नकारात्मक बन जाएगा, नेगेटिव जाएगा। तो डू नॉट डू दैट। आपने पहले में अटैचमेंट भेज दिया, आपकी एक ईमेल जा चुकी है। जब आप रिमाइंडर भेज रहे हैं या आप कुछ ऐसे संबंधित संशोधित, अगर संशोधित भेज रहे हैं यानी उसे कुछ करेक्शन भेज रहे हैं तो आप संशोधित प्रति भेज सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ रिमाइंडर के तौर पे या उसको बार बार रीड करने के लिए या उसके कन्वर्सेशन में कुछ भेज रहे हैं तो अटैचमेंट इज अननेसेसरी। प्लीज़ डू नॉट डू दैट, ठीक है। तो मेक वेरी श्योर कि जब हम एक मेल भेज रहे हैं तो अगर आप रिमाइंडर या उसके ट्रेल मेल में जैसे बोलते हैं, अगर हमारा कोई संवाद चल रहा है, कोई कम्युनिकेशन चल रहा है किसी मेल के संदर्भ में, किसी चिट्ठी के संदर्भ में, किसी फोटो वीडियो या एनीथिंग, तो उसको बार बार अटैचमेंट मत करिए। एक तो अटैचमेंट भेजने में आपका भी डाटा ज़ाया होगा, उसको ओपन करने में, उसको सेव करने में आपके जो प्रतिपक्षी हैं उनका भी डाटा ज़ाया होगा, और उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि ट्रेल मेल में ऊपर भेजा हुआ कंटेंट हमेशा जीवित रहता है। तो दैट इज़ नॉट एट ऑल इन नीड। आपने एक बार मेल भेज दिया, उसके बाद अगर ट्रेल मेल में, रिप्लाई मेल में अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आपको अटैचमेंट की आवश्यकता ही नहीं है। एक चीज़ होती है कि ऑफर टू हेल्प इफ़ एनी डाउट। अभी ऑफर टू हेल्प का मतलब क्या होता है, मान लीजिए मैंने आपको अपना मंतव्य समझाने का भरपूर प्रयास किया, मैंने बहुत ही समझबूझ के साथ एक कंटेंट तैयार किया है, मैं चाहता हूँ आप उसे पढ़ें। संभवतः है आपको सारा ना समझ में आए, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट लिखा है, उसमें लगभग सारे पॉइंट्स भी क्लियर किए ही होंगे, सब कुछ क्लियरफाई किया होगा, हो सकता है कोई ड्राफ्ट भी किया हो, साथ में कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी दिए हो, साथ में कुछ फोटोग्राफ से समझाने का प्रयास किया हो, लेकिन मेरा थॉट प्रोसेस आपके थॉट प्रोसेस से मैच करे, संभव नहीं है। बहुत सारे केसेस में ऐसे दिक्कत हो सकती है कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं आप तक क्या पहुँचाना चाह रहा हूँ, आप शायद ना पहुँच पाएँ। तो ऐसे में ये चीज़ लिखिए, आप थोड़ा सा क्लियरिफाई अपने स्तर पर कर सकते हैं। ऑफर टू हेल्प इफ़ एनी डाउट, यानी फॉर एनी कम्युनिकेशन, फॉर एनी डाउट, फील फ्री टू कॉल मी, आप मुझे कॉल कर सकते हैं इन केस यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम रीडिंग दिस डॉक्यूमेंटेशन। तो अगर आपको इस डाउट कोई है ईमेल लिखने में या ईमेल के जो समझने में, खोलने में, जो मंतव्य हम चाह रहे हैं वो समझने में कोई डाउट है, तो आप इस तरह की हेल्प ऑफर कर सकते हैं कि अगर आपको समझने में कोई समस्या आ रही है तो आप हमारा कंटेंट को पढ़ सकते हैं, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आमतौर पे एक लाइन आती है थैंक्स एंड रिगार्ड्स के नीचे आप अपना सिग्नेचर नोट भी बना सकते हैं, जिसमें आप अपना नाम, अपना ऑफिस का नाम, आपका डेजिग्नेशन, साथ में अपना मोबाइल नंबर ज़रूर भेजें। उसमें आपको ईमेल आईडी दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी ईमेल आईडी से ही आपको ईमेल आया होगा। तो जब आप रिप्लाई मेल में जो थैंक्स एंड रिगार्ड्स में लास्ट में आप लिखेंगे अपना सिग्नेचर, जिसे बोलते हैं डिजिटल सिग्नेचर, उसमें आप अपना मोबाइल नंबर या बाकी इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं कि आप कौन से विभाग से संबंधित हैं, आपकी पोस्ट क्या है, आपने किस रिगार्ड भेजा है, आपको कॉन्टैक्ट किया जाए तो कहाँ किया जाए, यहाँ तक आप भेज सकते हैं। लेकिन इसमें कभी भी उसमें अपनी ईमेल आईडी मत लिख दीजिएगा, क्योंकि वो ईमेल आईडी से ही मेल गया है, उसको अलग से भेजने की आवश्यकता नहीं होती है। एंड द ईमेल विद कर्टसरी नोट, यानी कि
जब हम किसी को मेल भेजते हैं तो जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि थैंक्स एंड रिगार्ड्स, अगर मैं आपको एक निवेदन कर रहा हूँ, आप कृपया मेरे इस प्रस्ताव पे या इस पे सहमति व्यक्त करें या कम से कम इस पर ध्यान दें, तो अभी मुझे नहीं पता कि आपने सहमति दी या नहीं दी, आपने मेरे इस प्रस्ताव पे ध्यान दिया, उसे अनुमोदित किया या नहीं किया, या आप उससे सहमत हैं भी कि नहीं। लेकिन व्हाट यू आर एक्सपेक्टेड कि मैं ये मान के चलूँगा कि आपने उस पर सहमति दे ही दी होगी या आप अपने अपना बेस्ट रिगार्ड उसमें दिया होगा। इसीलिए आमतौर पर हम पहले ही थैंकिंग यू वाला नोट लगा देते हैं। तो वही कर्टसी हमको यहाँ भी दिखानी है। अगर हम आपको कोई मेल भेज रहे हैं तो लास्ट में आप बिना ये सोचे कि या बिना ये समझे कि सामने वाला आपके उस प्रत्युत्तर को एक्सेप्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, आप अपनी तरफ से शुक्रिया अदा करेंगे ही करेंगे। एक थैंकफुल नोट आपका जाएगा ही जाएगा। ये एक तरह से अगेन ईमेल एटिकेट्स का पार्ट बन जाएगा। ठीक, तो एटिकेट से कि अगर मैंने आपको कोई रिक्वेस्ट की है तो मान लूँ कि यस आपने उसे रिएक्ट किया ही होगा, और मैं पहले से ही, क्योंकि मेरा मेल मैं बार बार ट्रेल मेल को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप मेरे को रिप्लाई करेंगे, मैं फिर से रिप्लाई करूँगा, ऐसा हम मान के नहीं चल रहे हैं। तो फिलहाल पहले ही मेल में आप अपने रिक्वेस्ट के सबसे लास्ट के पैरे में थैंक्स एंड रिगार्ड्स, थैंकिंग यू, थैंक्स फॉर दिस वेरी नीडफुल अपॉर्चुनिटी, या जो जिस भी तरह से आप अपना शुक्रिया अदा करना चाह रहे हैं, आप अपना आभार जताना चाह रहे हो, वो थैंक नोट आपका यहाँ पर पहले ही शुमार हो जाना चाहिए। अब आज में शेयर कर सकते हैं, अगर आपको इस सारे विषय में कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है तो भी आप शेयर कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ आपने कभी नोट की होगी, अगर मैंने आपको कंटेंट भेजा है, जैसे कि चलो इसे मैं थोड़ा सा पुरातन तरीके से ले सकता हूँ। एक ज़माने में चिट्ठी लिखते तो कई बार अगर वो ऑफिशियल चिट्ठी होती थी, हम उसमें कार्बन कॉपी लगा देते थे। कार्बन नीले रंग का एक कागज होता था जिसके नीचे सादा पेपर एक और होता था। आज भी अगर आप कुछ दुकानदारों के पास जाएं तो आपको कार्बन कॉपी जैसे एक पेज मिल जाएगा जो रसीद के नीचे लगाया जाता है। तो वो कार्बन किस लिए होता है कि जो कुछ भी ऊपर कम्युनिकेशन किया जा रहा है उसकी कार्बन कॉपी भी तैयार हो रही है। तो ऐसे ही जब हम किसी को मेल भेजते हैं, मान लीजिए मेरे को 15 लोगों को मेल भेजना है, आपके पास जो मेल आपने रिसीव किया आपने पहले ही पढ़ लिया कि मेरे को अकेले को नहीं भेजा गया है, साथ में 15 और भी रिसिपेंट हैं इस मेल के, तो आपके पास एक इंप्रेशन जाएगा कि ये आपका व्यक्तिगत तो बिल्कुल भी नहीं है, पहला। दूसरा, आप खुद की ही इंपॉर्टेंस थोड़ी कम हो जाएगी। अगर आपने निजी रूप से मुझे कोई मेल भेजा है, अगर मेरे बॉस की तरफ से, मेरे कुलीग की तरफ से मुझे कोई मेल आया, तो उसका एक अलग आत्मीयता रहेगी, अलग महत्व रहेगा। लेकिन अगर मैं देख रहा हूँ मेरे को नहीं, मेरे ऐसे 15 लोगों को, एक एक से हंसी के नोट पे समझ सकते हैं, आपको अगर प्रेम पत्र मिला और उसमें 15 और भी नाम लिखे हैं तो उस प्रेम पत्र की क्या ही महत्ता रह जाएगी। ठीक इसी तरह से अगर आपको कोई मेल भेजा है और साथ में 15 और लोग भी उसमें अटैच हैं तो आपकी महत्ता स्वतः ही कम हो जाएगी। उसको बचाने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है सीसी और बीसीसी। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, यानी कि जैसे हमने एक चिट्ठी लिखी या आपको कुछ लिखा, उसकी कार्बन कॉपी हमने निकाल कर रखी है, वो कार्बन कॉपी आप किसी और को फॉरवर्ड करेंगे तो ए को नहीं पता कि बी के पास वो कार्बन कॉपी, बी को नहीं पता कि ए के पास कार्बन कॉपी है। तो ये, और बल्कि बी के पास थोड़ी सी वैलिडिटी रहेगी, वो भी देख सकते हैं कि सीसी में कौन कौन रखा गया है। तो ये एक तरह से अगेन ईमेल के एटिकेट का हिस्सा दायरा आ जाता है कि जब हम आपको कोई मेल भेज रहे हैं तो उसकी आप कार्बन कॉपी भी तैयार करा सकते हैं जो आपके पॉजिटिव में जाएगी, आपके लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट करेगी, पहला। दूसरा होता है बीसीसी यानी ब्लैंक कार्बन कॉपी। ब्लैंक कार्बन कॉपी अगेन एक और कॉपी होती है जो आपको गोपनीय रूप से देख सकते हैं कि अच्छा इनको मेल भेजा है। मान लेते हैं मैं एक एचआर में हूँ, मैं अपने किसी सहयोगी को या किसी कर्मचारी को कोई मेल भेज रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बीसीसी में यानी कि किसी अधिकारी की सूचना में रहे कि मेल आपको भेजा गया है। तो अगर मैंने बीसीसी के कॉलम में सेलेक्ट करके कोई नाम सेलेक्ट किया है तो वो अधिकारी देख सकता है कि मैंने आपको मेल भेजा, लेकिन आप उस अधिकारी को नहीं देख पाएंगे। तो एक तरह से किसी को सुरक्षा देने के लिए या अपने आप को सुरक्षित करने का एक तरीका हो सकता है। मैंने आपको कोई मेल भेजा, अब रिप्लाई में जब भेजेंगे तो मैंने आपको ये मेल भेजा, इसका सबूत सीधा वो बीसीसी वाले व्यक्ति हैं, वो अधिकारी हैं। तो उन अधिकारी को बीसीसी में रखना यानी ब्लैंक कार्बन कॉपी केस कॉलम में सेलेक्ट कर देना आपको एक थोड़ी सी सुरक्षा मुहैया करा देता है। अवॉइड यूज स्लैंग्स। कई बार हम आम बोलचाल की भाषा में कुछ ऐसे स्लैंग्स यूज करना चलते हैं कि आई वांना बी योर्स, आई वांना डू दैट, या कुछ ऐसा जो थोड़ा सा एक्सेंट में कभी कभी कूल साउंड करता है, कभी कभी थोड़ा सा एडवांस साउंड करता है, मॉडर्न लुक देता है, या कभी कभी बदतमीजी के दायरे में आता है। तो उस बदतमीजी या उस कूलनेस को हम ईमेल में नहीं लेके आएंगे। ईमेल जैसे मैंने कहा एक ऑफिशियल वर्जन है, तो इसमें इस तरह की बदतमीजी, बेहूदगी या इस तरह की अनऑफिशियल कन्वर्सेशन की आवश्यकता नहीं होती है। जब आप ईमेल लिख रहे हैं तो कोशिश करें कि इस तरह के अनाधिकारिक शब्दों के चयन से बचें। आप जो भी कुछ लिख रहे हैं वो ऐसा लिखें जो आप ऑफिस में अपने बॉस के सामने किसी सीनियर वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारी के साथ कह सकें, क्योंकि एक बार फिर टू बी वेरी क्लियर,
ईमेल कम्युनिकेशन पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं होता है, ये ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होता है। तो क्योंकि इसमें प्रोफेशन या पर्सनल नहीं ऑफिशियल कम्युनिकेशन जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको आधिकारिक और प्रोफेशनल भाषा का ही इस्तेमाल करना है जिसमें स्लैंग्स नहीं आते हैं। तो इसलिए आप स्लैंग्स का यूज़ नहीं करेंगे जब हम ईमेल कन्वर्सेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। एक चीज़ होती है जिप फाइल। अब ये जिप फाइल क्या चीज़ होती है? अगर मुझे आपको एक लेटर भेजना है, एक लेटर काफ़ी है, मैंने आपको एक लेटर भेजा, वो लेटर मैं आपको व्हाट्सएप पे अटैच में कर रहा हूँ ईमेल में, और आपके पास ये लेटर भेजा, इसके लिए मैंने आपको ईमेल भी लिख दिया कि मैं आपको ईमेल भेज रहा हूँ इस ईमेल आईडी पे, साथ में संलग्न में वो पत्र है। लेकिन अगर मुझे ऐसे 15 लेटर और भेजने हैं, साथ में 18 फोटो भी भेजने हैं, तो आपने कभी देखा होगा एक ईमेल में, ट्रेल मेल में बहुत सारी मेल्स आ जाती हैं या बहुत सारे अटैचमेंट आ जाते हैं जो अगेन आपका इंप्रेशन खराब कर रहे हैं। और क्योंकि हम प्रोफेशनल लेवल पे हैं तो हम नहीं चाहेंगे कि आप ही को कोई मेल मिले और इसमें इतने सारे अगर आपको अटैचमेंट दिखाई दे रहे हैं तो आपके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। लेकिन आपकी मजबूरी है, आपसे ऑफिशियली कहा गया कि आप सारी रिपोर्ट, सारे फोटोग्राफ, सारे सबूत, सारे इक्विपमेंट, सब कुछ की मेल बना के भेजो। अब जब आपको ऑफिशियली ना ही आप कर सकते, जो होता है ना कि ना ही आप यहाँ जा सकते हो ना ही आप वहाँ जा सकते हो, ऐसे में हम समाधान की तलाश करते हैं। जिप फाइल वो समाधान होता है। जिप फाइल यानी कि एक जैसे आपने बैग लिया हुआ, कभी बैग में बहुत सारा सामान लगा के उसे जिप कर देते हैं, ठीक उस तरह से ईमेल को भी हम जिप फाइल के साथ बहुत सारे अटैचमेंट भेज सकते हैं। तो अगर आपको मल्टीपल अटैचमेंट भेजने हैं, 2 या 3 नहीं, मल्टीपल यानी बहुत सारे नंबर ऑफ अटैचमेंट्स अगर आप भेज रहे हैं, आपको बहुत सारी फाइल, फोटोग्राफ, एविडेंस या जो भी कुछ आपने लिया है वो सब आपको भेजना चाह रहे हैं, कवर लेटर, ट्रेल मेल के फोटोग्राफ, स्क्रीनशॉट्स, तो ऐसे में बेहतर होगा कि आप सारे के सारे अटैचमेंट भेजने की जगह उसको जिप फाइल में कन्वर्ट करके भेज दें। जिप फाइल यानी अगेन आपने बैग को जिप अप कर दिया, बैग के अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे अटैचमेंट्स हो सकते हैं, मेल की खूबसूरती बनी रहेगी, उसका ऑफिशियल लुक बना रहेगा, आपको जितना सारा कंटेंट भेजना था वो भी सारा चला गया। लेकिन जब आप मेल खोलोगे तो आपको एक छोटा सा लेटर जिसमें आपने भेजा होगा, आपको इस संबंध में ये लेटर भेजा गया है, और साथ में जिप फाइल में वो छोटा सा नोट आपके पास पहुंच जाएगा। तो ये नोट, ये फाइल, ये अटैचमेंट, इन सबको एक सलीके के साथ, एक एटिकेट के साथ भेजने के लिए बहुत अच्छा तरीका है कि आप जिप फाइल के फॉर्मेट का यूज़ करें, जो आपके मेल को थोड़ा सा ऑफिशियल और प्रोफेशनल लुक भी देता है, लेकिन आपका मंतव्य भी पूरा होता है कि आपने सारी ही ज़रूरी मेल, सारी ज़रूरी चैटिंग, अटैचमेंट, ये सब आपने भेज दिया है। स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। अब आप जैसे मैंने कहा कि ये प्रोफेशनल तरीका है जिसमें हम मेल भेजते हैं। अगर मैंने आपको ऑफिशियल मेल ही भेजा है और मिस्टेक की स्पेलिंग गलत हो जाए, तो अपने नाम की स्पेलिंग गलत हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन की स्पेलिंग ही गलत हो जाए, तो आपका क्या लेवल बचेगा, आपका क्या इंप्रेशन जाएगा? वो इंप्रेशन आप खराब तो नहीं करना चाहेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि प्रूफ रीडिंग के तौर पे स्पेलिंग्स और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। अगर स्पेलिंग या ग्रामेटिकल मिस्टेक जा रही हैं, प्रूफ रीडिंग का मतलब आप उसे दोबारा से पढ़िए। वैसे तो आजकल सॉफ्टवेयर से आते हैं कि अगर आप लिखते हैं तो खुद ही वो सही स्पेलिंग जो है शो करने लग जाते हैं। लेकिन अगर आपने वो ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया है या फिर आपको अपनी स्पेलिंग से बहुत भरोसा है तो ठीक है, उस भरोसे को बनाए रखें, लेकिन हो सके तो एक बार उसे दोबारा पढ़ लीजिए। जब आप उसे प्रूफ रीड करते हैं तो आपकी गलती की संभावना लगभग कम हो जाती हैं, जो हमारे को नहीं चाहिए होती हैं। तो इसलिए अगर आपने कोई मेल भेजा है तो एक बार उसको अगर हम प्रूफ रीड करते हैं, दोबारा पढ़ लेते हैं, तो जो गलतियों की संभावना उसमें बची रह जाती है, हम उनको दरकिनार कर देते हैं, उनसे आगे बढ़ जाते हैं, जो हमारा एक उद्देश्य हो सकता है। अभी हमने बात की थी सिग्नेचर की। तो जब हम ईमेल में सिग्नेचर का करते हैं तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं कि हम बैठ के पेन से वहाँ कुछ घुमाना शुरू करते हैं। मैंने बताया था थैंक्स एंड रिगार्ड्स के नीचे जब हम सिग्नेचर कॉलम क्रिएट करते हैं, जिसमें आपका नाम, आप किस कंपनी से बिलोंग करते हैं और आपका उसमें क्या पद है, आप किस पोस्ट पे वहाँ तैनात हैं, और हो सके तो आपका मोबाइल नंबर जिससे आपको कांटेक्ट किया सके, इसे सॉल्यूशन या सिग्नेचर बोलते हैं। अच्छा, एक जो हम बार बार रिपीट करते हैं कि ईमेल इज़ एन अनप्रोफेशनल कम्युनिकेशन, ये प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है, अनप्रोफेशनल कम्युनिकेशन के लिए नहीं। इसलिए स्माइलीज़ का हम आमतौर पे इस्तेमाल उसमें नहीं करते हैं। स्माइलीज समझते हैं आप? जब हम कहते हैं कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है और हम बुखार वाला साइन बना देते हैं, वो छोटा सा व्हाट्सएप पे बनता है, इसे हम स्माइलीज कहते हैं। थोड़ी नई विधा है, लेकिन आजकल सोशल मीडिया पे हद से ज़्यादा पॉपुलर भी होती जा रही है, क्योंकि टाइपिंग सॉफ्टवेयर सेम है, इसलिए आपको ईमेल पे भी इस तरह की स्माइलीज ये सब चीज़ें बनाने की सुविधा, सहूलियत मिल जाती है। लेकिन सहूलियत दी गई है किसी और कारण से, यहाँ आप उसका इस्तेमाल अगर करेंगे तो अपने प्रोफेशनलिज्म को खुद ही कचरा कर लेंगे। डू नॉट गो फॉर दैट। तो जब हम स्माइलीज का हम अवॉइड करेंगे, स्माइलीज ईमेल के कंटेंट में या कहीं भी नहीं आएगी, सब्जेक्ट हम ऑफिशियल ईमेल करें। अगर हाँ उसमें हमने अपने किसी दोस्त को भी ऐड कर रखा है और दोस्त के साथ हम सिर्फ मजाक मस्ती में कोई चैटिंग कर रहे हैं, तो
यूज़ वट एवर यू कैन। लेकिन प्रोफेशनली अपने बॉस के साथ या अपने किसी, जैसे मैंने कहा, वर्टिकल कम्युनिकेशन में हम इस तरह के स्माइलीज़ के, इस तरह के लो गेस्चर्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं, स्लैंग्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो हमारा इंप्रेशन और ख़राब कर देगा। ऐसी एक चीज़ होती है कैपिटल लेटर्स। अगर हम कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं तो कई बार ये गलती से भी हो जाता है कि हमने कैप्स ऑन किया था। कैप्स टैग आप समझते होंगे, कंप्यूटर पे कैप्स टैब ऑन करके अगर आप टाइप करते चले जाएंगे तो कैपिटल लेटर्स में आपका पूरा चिट्ठी या पूरी लाइन चली जाएगी। डू नॉट डू दैट, दैट इज मिस्टेक, दैट इज ब्लंडर, दैट इज नॉट अलाउड। आप अगर टाइप कर रहे हैं, जो बात लिख रहे हैं उसे कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखेंगे। जैसे हम इंग्लिश लिखना सीखते हैं, सबसे पहले लेटर आपका बोल्ड होता है, राजधानी किसी का नाम का पहला लेटर बोल्ड हो सकता है, सिर्फ उतना ही बोल्ड लिखना अलाउड होता है। डू बी वेरी क्लियर अबाउट इट। आप ऑफिशियली कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो यू आर नॉट सपोज कि आप पूरी लाइन को आप कैपिटल लेटर्स में लिख दें, आपका इंप्रेशन खराब चलेगा। और ये एक ऐसी कॉमन मिस्टेक है जो बहुत सारे लोग करते हैं, इसलिए ये बताना पड़ रहा है। आमतौर पर बहुत जग जाहिर है, हम इंग्लिश लिखना जब सीखते हैं तभी हमारे को बता दिया जाता है कि बोल्ड या कैपिटल लेटर जो होता है पहले ही होता है। बोल्ड तो फिर भी चलिए हम हाईलाइट करने के लिए शो कर सकते हैं, कैपिटल लेटर का मतलब ये होता है कि हमने सिर्फ एक कोई शब्द लिखते हुए पहला यूज़ कर दिया। लेकिन ये मिस्टेक्स आमतौर पर बहुत सारे लोग करते हैं, इसलिए इसका ध्यान दीजिए इस बात का कि जब हम ईमेल लिख रहे हैं तो कैपिटल लेटर्स में पूरी लाइन या पूरा लेटर नहीं लिख सकते हैं। आप अपना ही एक ऐसा मिस्टेक कर रहे हैं कि सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि ये शायद ईमेल के एटिकेट से पूरी तरह जानकार नहीं है और इनको ठीक से कम्युनिकेशन ईमेल के जरिए करना नहीं आता। लेकिन क्योंकि आप सभी लोग को मैं मान के चलता हूँ कम्युनिकेशन एक्सपर्ट बनने जा रहे हैं, आप ये कोर्स पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, इसलिए इस तरह की मिस्टेक्स आपको अलाउड ही नहीं है। बी वेरी क्लियर, बी वेरी फर्म अबाउट इट। इसलिए आपके कैपिटल लेटर्स आपके ईमेल के दायरे में नहीं आता है। प्रॉपर यूज ऑफ वर्ड्स आमतौर पे जो हम नहीं करते हैं, कई बार हम छोटे में काम चलाना शुरू करते हैं, जैसे प्लीज़ फाइंड द अटैचमेंट, इसको भी हम लोग पीटीए कर देते हैं। ठीक है, इस तरह की गलती हमारे को नहीं चाहिए। आमतौर पे अगर हम किसी मित्र को करें, देखिए अगेन जहाँ अनप्रोफेशनल हमारा रिलेशनशिप है हम जो चाहे करें, लेकिन जहाँ हम प्रोफेशनल में हम वर्टिकल कम्युनिकेशन का यूज़ कर रहे हैं वहाँ इस तरह की चीज़ें आप ना ही यूज़ करें। कई बार हम जल्दबाजी में होते हैं, हमारे को जल्दबाजी किसकी कि हमारा अटैचमेंट फटाफट पहुँच जाए। हम ईमेल जब ऑफिशियल करते हैं तो हम सिर्फ अटैचमेंट पे सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि अटैचमेंट में हमने बिल्कुल सही लिखा है कि नहीं, उस पर सिग्नेचर्स प्रॉपर हो गए कि नहीं, उसके डेट सही पड़े कि नहीं, उसके सब्जेक्ट लाइन, उसके फाइल नंबर, सब पे हम ध्यान देते हैं। लेकिन ईमेल को जब हम फॉर्म कर रहे हैं, जब उसे राउंड अप कर रहे हैं, तब हमारे क्या एटिकेट चाहिए, आमतौर पे हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, विच इज़ नॉट अलाउड एट ऑल। तो बी वेरी श्योर कि जब हम ईमेल बना रहे हैं तो हम इस तरह की गलती हमारे को अलाउड नहीं है, उसको आप नहीं करेंगे, नहीं दोहराएंगे। ठीक है, तो ईमेल लिखने और ईमेल की सावधानियां लगभग क्लियर हैं। ईमेल को सावधानी से लिखिए क्योंकि ईमेल आपका प्रोफेशनल कम्युनिकेशन या प्रोफेशनलिज्म की तरफ आपका पहला स्टेप आता है और उस स्टेप को बहुत ही सावधानी से फुक करें। और जब भी आप ईमेल कंटेंट बनाएंगे, ईमेल पे कुछ भेजेंगे, तो आप इस तरह की सावधानी को ध्यान रखेंगे तो आप एक अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स के एक्सपर्ट तौर पर उभरेंगे। ईमेल के जरिए भी, ई कंटेंट या ई कम्युनिकेशन के दौर में भी, कम्युनिकेशन के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं हमें सभी में सर्वश्रेष्ठ बनना है। और ईमेल का क्रिएशन और ईमेल को फॉर्मेशन और ईमेल को सेंड करना उसी कम्युनिकेशन का एक पार्ट है। इसलिए इस कम्युनिकेशन को, इस डिजिटल कम्युनिकेशन में भी आप एक्सपर्ट बनिए, कोई भूल चूक मत करिए, अपनी वो छाप छोड़िए, अपना वो इंप्रेशन छोड़िए कि आपको प्रोफेशनल वर्ल्ड में कभी भी कोई समस्या ही नहीं आए। तब तक कोई भी समस्या हो, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कोई डाउट हो, कोई आइडिया हो, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स में अगर कोई पार्ट आपको लग रहा है मिसिंग है, आप मेरे साथ पर्सनली कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ नई वीडियोस के साथ, कम्युनिकेशन स्किल्स के नए चैप्टर के साथ, कुछ नए विषयों को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए IIM।